बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 12 क्लास 8th साइंस। तो देखिए ये चैप्टर कौन सा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। आप अपनी हथेली को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको भी हम घर्षण कहते हैं। आप समझ लीजिए कि जैसे कोई ड्राइवर है और ट्रक चला रहा है, तो ट्रक चलाता है तो अचानक से उसको ट्रैफिक सिग्नल नज़र आता है। तो ट्रैफिक सिग्नल जब नज़र आता है तो वो क्या करता है? अपनी गाड़ी को स्लो कर लेता है, क्योंकि यदि गाड़ी को स्लो नहीं करेगा तो क्या होगा? अचानक से झटका लगेगा और वो ट्रक जो है एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है फ्रिक्शन के कारण। तो जब आप भी बाइसिकल चलाते हैं और अचानक से आपको जो है ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले आप क्या करते हैं? पहले उसको स्लो करते हैं, फिर उसमें ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि यदि आप स्पीड में ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? एकदम से आप गिर जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लड़का है, बेचारा केले के छिलके पर उसका पैर पड़ा और वो फिसल गया, और फिसल के क्या हुआ? उसको नीचे गिर के चोट लग गई। तो ये सब किस कारण से हो रहे हैं? ये सब कारण है फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण। एक दूसरे से वो टकरा रहे हैं चीज़ें। तो जब दो चीज़ें आपस में जो है, एक में फोर्स होता है और दूसरे में फोर्स नहीं होता है, और वो एक दूसरे से टकराती हैं, तो उसके अंदर क्या पैदा होता है? उसके अंदर पैदा होता है घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन। तो जब वो फ्रिक्शन पैदा होता है तो उससे क्या होता है? उससे एक चीज़ को नुकसान हो सकता है। जैसे एक्सीडेंट होता है, अचानक से कोई गाड़ी जा रही है, उसके सामने अचानक से कोई चीज़ आ जाती है, तो उसको क्या लगाने पड़ते हैं? उसको एकदम से ब्रेक लगाने पड़ते हो। तो ब्रेक लगाने पड़ते हो तो क्या होता है? नीचे घर्षण होता है ना, एकदम से गाड़ी रगड़ खाती है, तो जब वो एकदम से रुकती है तो क्या होता है? एकदम झटका लगता है। तो वो झटका किस लिए लगता है? वो झटका लग रहा है आपको फ्रिक्शन की वजह से। तो समझ में आ गया फ्रिक्शन क्या होता है? तो जब बल के साथ कोई चीज़ किसी सरफेस से टकराती है तो उसमें क्या पैदा होगा? उसमें पैदा होगा फ्रिक्शन। तो उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण, जो आपस में दो चीज़ों के टकराने से पैदा होता है, जिसमें कि एक में फोर्स होता है। तो जब फोर्स के साथ कोई चीज़ टकराती है तो वहाँ पे पैदा हो जाएगा फ्रिक्शन। तो इस चैप्टर में हम आज स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है और किस कारण से होता है, और इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि बल का घर्षण। तो बल का घर्षण कैसे होता है? जैसे आप कोई चीज़ चला रहे हो और अचानक से जो है वो किसी चीज़ से टकरा जाए तो क्या होगा? एकदम से चोट लगेगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जेंटल पुश अ बुक ऑन अ टेबल। आप जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है ना, हम क्या करेंगे? आराम से जो है एक टेबल पे बुक रखेंगे, है ना। यहाँ पे दो बनाए गए, ए और बी। तो आपने आराम से टेबल पे बुक रखी तो वो क्या हुआ? वो कुछ दूरी पर गई, ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया है। लेकिन उसी को जब आप एकदम तेज़ी से फेंकते हैं तो क्या हुआ? उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो वहाँ पे क्या हो गया? बल आपने इस्तेमाल किया, तो बल से क्या हुआ? फ्रिक्शन पैदा हुआ और वो थोड़े और दूरी पे घिसट गई। तो समझ में आ गया फ्रिक्शन का क्या होता है। और यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पे रफनेस और स्मूथनेस का भी अंतर होता है। यदि आप किसी रफ सरफेस पे रखेंगे तो फ्रिक्शन जो है वो घर्षण ज़्यादा होगा, यानी कि, और स्मूथनेस जो है, स्मूथनेस पे कम घर्षण होगा। तो समझ में आ गया, यदि आपका सरफेस रफ है तो घर्षण ज़्यादा पैदा होगा, क्योंकि वो उससे टकराएगी, रगड़ खाएगी। तो जितनी ज़्यादा वो रगड़ खाएगी उतनी ही ज़्यादा उसमें घर्षण पैदा होगा। लेकिन यदि सरफेस स्मूथ है तो घर्षण कम पैदा होगा, क्योंकि वो उससे रगड़ नहीं खा रही है। तो समझ में आ गया स्मूथनेस का और रफनेस का क्या असर होता है फ्रिक्शन पे। तो यदि रफनेस ज़्यादा है तो घर्षण ज़्यादा होगा, और यदि स्मूथनेस है तो घर्षण कम होगा। तो ये फोर्स का क्या है? ये है इफेक्ट। अब देखिए, फोर्स अफेक्टिक फ्रिक्शन, यानी कि फैक्टर अफेक्टिक फ्रिक्शन, क्या क्या फैक्टर है उसको इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ब्रिक्स दिखाई गई है। ब्रिक्स को कैसे खींचा जा रहा है? उसको ब्रिक्स को ऐसे ही खींचा जा रहा है। तो जब हम उसको खींच रहे हैं तो नीचे क्या कर रही है? वो रगड़ खा रही है ना। तो रगड़ खाएगी तो क्या होगा? जब रगड़ खाती है तो तभी वो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, यानी कि रगड़ने से ही तो फ्रिक्शन पैदा होता है किसी भी चीज़ से। कोई जैसे नीचे की सरफेस कैसी है? ईंट की भी सरफेस रफ है और नीचे भी रफ है, तो जब वो उससे रगड़ेंगे, हम उसको अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होगा? घर्षण पैदा हो रहा है ना। तो इसी एक्टिविटी को जब हम दूसरी तरीके से करेंगे, इसके ऊपर हम क्या करेंगे? नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रेक। अब इस पर हम क्या करेंगे? इसमें पॉलिथीन से इसको रैप कर देंगे। तो जब हम पॉलिथीन से इसको रैप कर देंगे तो क्या आ जाएगी? इसके अंदर आ जाएगी स्मूथनेस। तो जब इसमें स्मूथनेस आ जाएगी तो उतना फ्रिक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर आ गई चिकनाहट, यानी कि चिकनाहट, तो चिकनापन जो है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगेगा जितना कि खाली ब्रेक के ऊपर लगेगा। यही एक्टिविटी जो है यदि आप जूट बैग के साथ करेंगे तो क्या होगा? तो उसमें भी घर्षण जो है बीच का हो जाएगा, यानी कि घर्षण कम हो जाएगा। ये उतना ज़्यादा नहीं होगा लेकिन वो उतना कम भी नहीं होगा। तो समझ में आ गया
तो यदि हम ईंट को खाली करेंगे तो घर्षण ज़्यादा होगा, यदि पॉलीथीन से लपेटेंगे तो घर्षण कम हो जाएगा, लेकिन यदि हम जूट के बैग के अंदर करेंगे तो घर्षण जो है वो पॉलीथीन की अपेक्षा ज़्यादा होगा, लेकिन खाली ईंट की अपेक्षा कम होगा। तो समझ में आ गया तीनों में क्या अंतर है। अब देखिए स्प्रिंग बैलेंस। बच्चों आपके घर में जो है वो देखा है आपने, सिलेंडर आता है एक तो तोलने के लिए, है ना, तो उसको किससे नापते हैं, उसको इसी कांटे से नापते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें पॉइंट्स होते हैं, नंबर डले होते हैं, कहाँ पे कितना वजन आएगा। तो इस नंबर के आधार पर हम देखते हैं कि हमारा कितना सिलेंडर का वजन है, या किसी भी चीज़ जो भी इसके ऊपर टांगते हैं उस फोर्स में कितना बल है। तो ये किससे होता है, ये इसके जब ये मैग्नीट्यूड यानी कि वो नीचे की तरफ झुकता है तो उससे अंकों में जहाँ पे वो आके रुक जाता है वहीं पे उसका बल नज़र आ जाता है कि भैया इसके अंदर इतना क्या है, वजन है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी घर्षण पैदा होता है। तो समझ में आ गया आपको ये क्या होता है। तो ये भी होता है घर्षण के कारण। एक्टिविटी की गई है दो बच्चों द्वारा। तो पहली एक्टिविटी में क्या है, सरफेस कैसी एकदम स्मूथ है, और यहाँ पे क्या रखा गया है, पीछे एक बुक रखा है और यहाँ पे एक फट्टा रख दिया, इसके ऊपर यहाँ पे एक पेंसिल क्या है, यह है एक छोटा सा जो सेल होता है, पेंसिल सेल बोलते हैं इसको। तो इसके ऊपर से जो है जब हम इसे चिकनी सरफेस से डालेंगे तो क्या होगा, ये इसकी दूरी बहुत दूर तक जाके गिरेगी, है ना। एक पेंसिल लेंगे और उससे इसको नापेंगे, तो इसकी दूरी को नापेंगे कि ये कितनी दूर जाके गिरा है। तो सरफेस कैसी है, एकदम स्मूथ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या है, घर्षण कम लगेगा, है ना। यहाँ पे देखिए मार्क ए, तो यहाँ से हमने इसको पेंसिल सेल को डाला तो ये यहाँ पर जाके गिरा, देखो इसकी दूरी कितनी है, बहुत दूर गिरा है ना। वहीं जब हम इस पर कुछ डाल देंगे यहाँ पर इसको, अब हम मार्क ए यानी कि यहाँ से इसको पेंसिल सेल को, तो अब देखिए यहाँ पे कितनी दूर इसका घर्षण ज़्यादा हुआ है ना, तो ये यहाँ पर आके रुका है। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के साथ घर्षण हुआ, क्योंकि सरफेस कैसी थी, रफ। तो समझ में आ गया। तो द पेंसिल सेल कवर डिफरेंट डिस्टेंस ऑन डिफरेंट सरफेस। तो यदि स्मूथ है सरफेस तो उसने डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया, यानी कि वो ज़्यादा दूर गया। लेकिन वहीं पे अगर सरफेस स्मूथ नहीं है और उसमें घर्षण पैदा हुआ है तो उसकी दूरी कम हो गई है। तो इससे क्या पैदा हुआ है, यहाँ पे क्या है, घर्षण हुआ है, और यहाँ पे घर्षण उतना नहीं हुआ है, यानी कि फ्रिक्शन उतना नहीं हुआ है, तो इसकी दूरी ज़्यादा हो गई है। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ है तो दूरी कम हो गई है। तो सरफेस के ऊपर डिपेंड होता है कि कैसी हमारी सरफेस है, उसी के आधार पर आपका फ्रिक्शन भी होता है। तो समझ में आ गया, सरफेस कैसे उसके डिपेंड करती है, फ्रिक्शन को कैसे रोकती है, तो इसी तरीके से रोकती है। चलिए आगे देखते हैं। तो इन विच केस इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, यानी कि किस में जो है, किस परिस्थिति में जो डिस्टेंस था वो मिनिमम हुआ। तो मिनिमम कौन से उसमें हुआ, तो जब हम जो है सरफेस हमारी क्या थी, जब रफ थी तो डिस्टेंस मिनिमम हुआ। लेकिन मैक्सिमम किस में हुआ, जब हमारी सरफेस चिकनी थी, स्मूथ थी। तो समझ में आ गया सरफेस का हमारे उस पर कैसे असर होता है, यही होता है। तो समझ में आया ये क्या हुआ। अब देखिए, फ्रिक्शन इज काउज्ड बाय द इरेगुलेटरीज ऑन दी टू सरफेस इन दी कॉन्टैक्ट, यानी कि जब दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है तो उसके अंदर उसके बीच में जो पैदा होता है उसी को हम कहते हैं घर्षण। तो इवन दो सरफेस which appear very smooth have large number of minute irregularities on them। देखो 12.5 यहाँ पे दिखाया गया है ना, सरफेस इरेगुलेटरीज, यानी कि यहाँ पे जो है इसका वो मापक है, ये इससे बताया गया है। यदि सरफेस आपकी रफ होगी तो क्या होगा, आपका घर्षण ज़्यादा होगा, लेकिन वहीं पे स्मूथ होगी तो क्या होगा, घर्षण कम हो जाएगा, जो कि अभी आपको मैंने समझाया है। तो इरेगुलेटरीज ऑन दी टू सरफेस लॉक इनटू वन अनोदर, यानी कि जो वो जो सरफेस है वो एक दूसरे को रोकती है। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अपीयर फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग रफ सरफेस। तो जब सरफेस रफ सरफेस पे होता है तो नीचे का जो रफ सरफेस होती है वो क्या करती है, इंटरलॉक करती है उसको, बल को, यानी कि चीज़ों को। देयर आर दी लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज सो फोर्स फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ दी रफ सरफेस इन्वॉल्व। तो आपकी जब यदि सरफेस रफ होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, क्योंकि वो नीचे की जो चीज़ है, सरफेस है, उसको रोक रही है, घर्षित कर रही है, यानी कि घर्षण पैदा कर रही है। तो समझ में आ गया, स्मूथ सरफेस में कम घर्षण होगा और रफ में ज़्यादा हो जाएगा। तो समझ में आया आपको घर्षण कैसे पैदा होता है और किस परिस्थिति में पैदा होता है। तो यही इसके कारण होते हैं, तो इसकी जो है वो बढ़ जाता है। तो अब हमें समझ में आ गया है, वी सी दैट द फ्रिक्शन ऑफ काउज बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन दी टू सरफेस। तो ये क्या होता है, इंटरलॉकिंग, यानी एक दूसरे को जब रोकती हैं दो सरफेस आपस में, तब उसके बीच में क्या पैदा होता है, उसके बीच में पैदा होगा फ्रिक्शन। इफ इज ऑब्वियस that the force of friction will increase if the two surfaces are
प्रेजेंट हार्डर, यानी कि यदि दोनों ही सरफेस क्या होगी, हार्डर होंगी, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ जाएगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय द ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। तो आप ये जो है आप कैसे कर सकते हैं, यदि आप एक मैट को खींच रहे हैं, उसके पास जब कोई बैठा हुआ है तब आप उसको खींचते हैं तो क्या हो जाएगी, वो भारी हो जाएगी और नीचे बहुत ज़्यादा रगड़ खाएगी। लेकिन जब उस पर कोई भी नहीं बैठा हुआ है तो जब आप उसको खींचेंगे तो क्या होगा, आराम से खींच जाएगी। तो समझ में आ गया बल का प्रयोग कैसे होता है फ्रिक्शन पे, तो इसी प्रकार से होता है। तो रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इफ you have no such experience, get the experience now. What is easier, to move the box from rest or to move the it when it is already in motion? तो आप सोचिए आपके पास एक बॉक्स है, उसको जब वो मोशन में होता है तब आप उसको खिसकाते हो तो तब वो ज़्यादा आसानी से खिसेगा, या जब वो रखा हुआ है तब आसानी से खिसेगा। तो जाहिर सी बात है जब वो रखा हुआ है तब तो वो आसानी से नहीं खिसेगा, क्योंकि उसमें तो बल वो आ गया है, वो बहुत ज़्यादा वजन हो गया है। लेकिन जब वो मूव कर रहा है तब आप उसको फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो आसानी से खिंच जाएगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द instant an object start moving from rest, it is measure of स्टैटिक्स फ्रिक्शन। तो जब ये ऐसा होता है तो ये क्या कहलाता है, मेजर किया जाता है स्टैटिक्स फ्रिक्शन में। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजरिंग ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जब दूसरी अवस्था में ये होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor। तो जो आपका जो बॉक्स है जब उसमें मूव है, यानी कि व्हेन द बॉक्स स्टार्टिंग स्लाइडिंग, जो वो स्लाइड करने लगता है, दी कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है क्योंकि उसमें मूव होता है लॉक, क्योंकि वो उसको लॉक नहीं कर पाता है। इनटू कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द फ्लोर, तो फ्लोर से जो है वो उससे यदि वो इसमें स्पीड है, यदि वो फ्लोर पे चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसमें क्या है, वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है फ्लोर से। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये क्या हो जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है क्योंकि वो मूव कर रहा है। एंड यू फाइंड दी somewhat easier to move the box already the motion than to get it started। तो इसलिए जो है उसका जो मोशन हो जाता है वो आसान हो जाता है, जो कि बॉक्स जो है ऑलरेडी चल रहा है। तो समझ में आ गया आपको। तो बच्चों समझ में आया आपको ऐसा क्यों हुआ, तो ये हुआ क्योंकि वो जो है मूव है, चल रहा है, तो इसी वजह से ऐसा हुआ। तो चलिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है तो बाकी का पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। तो अगले वीडियो में हम फ्रिक्शन और नेसेसरी एविल ये समझाएंगे, इंक्रीज एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ये भी समझाएंगे। तो ये पूरा चैप्टर हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको ऐसे ही और भी वीडियो प्राप्त होते रहें।